ये नहीं इसी वापस। सबसे बड़ी बात जिस चीज़ के लिए मैं आज भी अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हूँ कि मुझे अपने फादर को नारायणा नहीं लेके जाना चाहिए था। शायद अगर वो घर में मरते ना, मेरी मदर उनको देख पाती। और उनके हाथों पे निशान होते थे बांधने के। मैंने बोला ये कैसे निशान, मैंने बोला ये कैसे निशान है। बोलने लगे ये एग्रेसिव हो रहे हैं तो हम इनको बांधते हैं। हम उनसे मिलने जाते थे, वो हमारे हाथ पे थाइस पे कुछ हाथ से लिखने की कोशिश करते। जम्मू का सबसे जाना माना अस्पताल और बड़ा नाम जिसका अस्पतालों में आता है नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिस पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और ऐसे में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं वो बाहर निकलकर मीडिया से खिताब करते हुए भी दिखाई दे रही हैं, जिस दौरान उनके इल्ज़ामात हैं कि उनके जो किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी का शोहर नेग्लिजेंस की वजह से उनकी जो अमवात हैं वो हुई हैं। हमारे साथ हैं मीनाक्षी हैं जिन्होंने इसी अस्पताल में अपने फादर इन लॉ को खोया है और इनकी क्या कहानी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मीनाक्षी क्या कहेंगी? मैम लास्ट ईयर 20 दिसंबर को हम उनको एक नॉर्मल चेकअप के लिए लेके जाते हैं नारायणा, ये सोच के कि नेक्स्ट डे हमने यात्रा पे जाना है तो एक नॉर्मल चेकअप पापा का करवा दिया जाए। हॉस्पिटल वो खुद ड्राइव करके गए, खुद बेड पे लेटे। अच्छा, वहाँ के डॉक्टर्स ने ये बोला कि एक पहले एंजियोग्राफी होगा जिससे पता चलेगा हार्ट कितना ब्लॉक है, कितने % ब्लॉक है, उसके बाद हम कोई ट्रीटमेंट। नॉर्मल गए हैं और वहाँ पे हार्ट का? जी मैम, तो हार्ट के पेशेंट वो पहले से ही थे, बट उस टाइम उनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वहाँ पे हमने बोला ठीक है, लेकिन हमें मॉर्निंग में डिस्चार्ज मिल जाएगा। उन्होंने बोला हाँ आप मॉर्निंग में इनको ले सकते हो। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोग्राफी से पहले उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। आई थिंक वो हाइड्रक्स दिया था, क्या दिया था। उनका एंजियोग्राफी होने के बाद हम दोपहर को जाते हैं उनसे मिलने, तो देखा वो अनकॉन्शियस है। शाम को जाते हैं अनकॉन्शियस है, फिर जाते हैं फिर अनकॉन्शियस है। फिर मैंने 8 बजे मुझे बुलाया जाता है कि पेशेंट को थोड़ी सी खिचड़ी खिला दो। मैं अंदर गई, मैंने बोला मैं क्या खिलाऊं, वो होश में नहीं है। तो कहने लगे वो सोए हैं, आप उठा दो। मैंने उठाया, मैंने बोला ये नहीं उठ रहे हैं, ये होश में नहीं है। कहने लगे नहीं, ही इज़ इन डीप स्लीप। मैंने बोला आप आके उठा के देख लो। तो वो देखने लगे तो मेरे फादर नहीं उठने लगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैंने उनके मुंह से मास्क उठाया, ऑक्सीजन मास्क, मैंने देखा उनके मुंह से फोम निकल रहा था। जब मैंने थोड़ी क्वेश्चनिंग की, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा मचाया कि डॉक्टर्स कहाँ हैं, आप हमारा पेशेंट इस कंडीशन में है तो पेशेंट वो डॉक्टर का है। तो मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, आप बाहर वेट कीजिए। विदिन सेकेंड्स उनको वेंटिलेटर पे लिया गया, हमारी परमिशन नहीं ली इन्होंने। वेंटिलेटर के बाद सिक्योरिटी गार्ड से ये बोला, बताया भी नहीं गया कि आपको कुछ भी नहीं बताया गया। और सिक्योरिटी गार्ड से ये बोला गया कि एटलीस्ट ये लेडी अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा मचाया हुआ था। अगर मैंने अगर मैंने मैम वहाँ पे सवाल नहीं उठाया होता, विदिन 5 सेकंड्स में तो मैंने अपनी फादर इन लॉ की डेड बॉडी वहाँ से लेनी थी। तो उसके बाद आईसीयू के बाद नेक्स्ट डे तक वो हमें ये बताते हैं कि हम आपको कोई कंडीशन नहीं बता सकते पेशेंट की क्या रहेगी, आपको मॉर्निंग में बताएंगे। हमने बोला ठीक है, हम पूरी रात सोए नहीं है मैम, 1 सेकंड सोए नहीं है। हम पूरी रात हम प्रे कर रहे थे कि हमारे फादर एटलीस्ट बच जाए। मॉर्निंग में जाके वो कहने लगे कि आज अभी ये कोमा से बाहर आ गए हैं तो आप मिल सकते हैं। आपने जानने की कोशिश की कि एक नॉर्मल इंसान जो खुद गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है हॉस्पिटल में अपना नॉर्मल चेकअप करवाने जा रहा है, ऐसी क्या बात हुई कि वो कोमा में चला गया? मैम हमसे तो हम क्वेश्चन किससे करें, हमसे तो कोई मिलता ही नहीं है। डॉक्टर्स नहीं मिलते? नहीं मैम, डॉक्टर्स ने अटेंडेंट से हम वहाँ के नर्सेस से बात किए तो हमें ये बोला गया आप बाहर वेट कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए। हमें जाने नहीं देते, सिर्फ आधा घंटा हमें सुबह मॉर्निंग में और आधा घंटा शाम को, वो भी पेशेंट से बात करने। जब हम नर्सेस से बात करते हैं वो कहते हैं डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर्स हमसे मिलते ही नहीं, हम किससे बात करें। तो 7 दिन तक उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। 7वें दिन हमें डॉक्टर ने ये बताया कि आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बुला के उनको ये बोल दो कि जिन्होंने मिलना है वो मिल ले, शाम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मे बी शाम तक ये नहीं रह पाए। 7 दिन तक उनको पानी का एक ड्रॉप भी नहीं दिया जाता है। जो पेशेंट पानी के लिए तड़प रहा था, जब आपको पता है डॉक्टर्स को कि ये शाम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें बोल दो कि हम उनको एक ड्रॉप पानी का दे दें। आप ये कह रही हैं कि 1 हफ्ता आपके फादर इन लॉ बेड पे रहे हैं और उनको पानी तक नहीं दिया गया? नहीं मैम, एक ड्रॉप भी पानी नहीं दिया गया। उसकी क्या वजह?
जब हम आके नर्स से पूछते थे कि पानी क्यों नहीं दिया गया, वो कहने लगे ऑलरेडी इनके बॉडी में बहुत पानी है, हम वो पानी निकाल रहे हैं इनकी बॉडी से। हमने बोला ठीक है, बट एक ड्रॉप तो दे सकते हो ना आप। चलो ठीक है, 7 दिन तक आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उनको पानी ड्रॉप नहीं दे सकते, लेकिन 7वें दिन आपको पता है ये पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा, तो हम फैमिली मेम्बर्स को बता दो कि आप एक ड्रॉप पानी का दे दो, जो पानी के लिए तड़प रहे हैं इंसान। और वो जब भी हम उनसे मिलने जाते थे, वो हमारे हाथ पे, थाइस पे कुछ हाथ से लिखने की कोशिश करते थे। वो बोल नहीं सकते थे? नहीं मैम, उनके मुंह में पाइप लगी हुई थी, वो बोल नहीं सकते थे। इसीलिए हमने ये बोला सिक्योरिटी गार्ड से कि हम एक नोट पैड और पेन लेके जा सकते हैं, हमें पता चले हमारा पेशेंट क्या बोलना चाहता है। बोलने लगे वो अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला हम कैसे अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करें, हमें क्या पता चलेगा वो क्या बोलना चाहते हैं। और उनके हाथों पे निशान होते थे बांधने के। मैंने बोला ये कैसे निशान, मैंने बोला ये कैसे निशान है। बोलने लगे ये एग्रेसिव हो रहे हैं तो हम इनको बांधते हैं। मैंने बोला कैसे एग्रेसिव, ये तो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं, ये हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे एग्रेसिव हो सकते हैं। बोलने लगे नहीं आपको नहीं पता, हम इनको वैक्सीन लगाते हैं तो हमें लाते मारते हैं, इसलिए हमें इनको बांधना पड़ता है। क्या वो जानवर थे वहाँ पे, उनको बांधा जाता था? आप कह रही हैं कि बाजू जो हैं उन पर निशान थे बांधने के, तो क्या पाँव पर भी थे निशान? भी थे मैम, पाँव पे भी थे, हाथ पे भी थे। उनको हाथ भी बांधा जाता था, पाँव भी बांधा जाता था। ये बोला जाता था कि ये एग्रेसिव होते हैं। क्या वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि एक जो बेड पे इंसान लेटा हुआ है वो एक नर्स को लात मारे? इतनी तो उनकी कंडीशन ही नहीं है मैम। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप मुझे ये बताइए वीडियो देख के, ये पेशेंट एग्रेसिव हो सकते हैं? और ये इसमें बता रहे हैं कि मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बहुत ही हैरान करने वाली जो है आपने बात बताई है कि पेशेंट के हाथ और पाँव पर निशान होते हैं कि पेशेंट एग्रेसिव है और डॉक्टर्स उसको कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ और पाँव बांधते हैं। जी मैम। तो उसके बाद आपने इस पर भी सवाल किया होगा, उसका जवाब भी आपको नहीं मिला? इस पे हमने यही सवाल किया, हमने पहले बांधने पे सवाल किया तो बोला गया कि एग्रेसिव हो रहे हैं। हमने ये भी बोला कि एग्रेसिव तो नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल लेटे हुए हैं, ये तो हाथ भी नहीं हिला सकते। वो बोलने लगे नहीं आपको नहीं पता, हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए। तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया। लास्ट में जब 5 बजे उनकी डेथ होती है, हमें पता बोला नहीं जाता कि इनकी पेशेंट की डेथ हुई। 7 बजे तक हम उनका वेट कर रहे थे। 7 बजे हमारा कोई नॉन वहाँ से निकलता है, नर्स, हमने उनको ये बोला अंदर जाके हमारी पेशेंट की कंडीशन बताइए प्लीज़। बाहर आके बोलने लगे तो आपको पता ही नहीं है, वो तो कब की उनकी डेथ हो गई है। उनको तो एक बाद आपको बताया गया? 7 बजे हमें पता चला मैम, जबकि वो 5 बजे की उनकी डेथ हुई है। 7 बजे हमें ये बोला गया कि वो उनकी तो डेथ होगी, आप मोर्ची में जाके उनकी डेड बॉडी ले सकते हैं। अच्छा। तो मैम वहाँ पे हम उस कंडीशन में नहीं थे कि हम क्वेश्चनिंग कर सके। हमने वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा मचाया, थोड़ा शोर, मतलब हमारे साथ और भी फैमिलीज थे, मतलब फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने भी थोड़ा शोर वगैरह मचाया। तो सिक्योरिटी गार्ड से ये बोल दिया गया इनको बाहर निकाल दो, बस वहाँ के दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए गए। तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया। कितना अरसा हुआ लगभग आपके? 1 साल हुआ है मैम, अभी 16-17 को उनका श्राद्ध चल रहा है, अभी 1 साल हुआ है पूरा। तो उसके बाद आपने आवाज़ कहाँ कहाँ उठाई, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई कि आपको इंसाफ मिले? मैम अभी तो मैंने आवाज़ कहीं नहीं उठाई, क्योंकि 1 साल तक कोई अपनी फैमिली का कोई मेंबर खोले, वो इतना मतलब होश में नहीं रहता है कि आगे जाके उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। और हमें ये भी पता है नायराना का मतलब उसके पास बहुत पावर है, हम जैसे नॉर्मल इंसान उसकी फ़ाइट नहीं कर सकते। बट मैंने जब मैंने नेक्स्ट वीक मैंने इंटरव्यू देखा हुआ था पूनम मैम का और अनमोल मैम का, तो फिर जाके कि हमें भी थोड़ा हौसला मिला कि हम भी आगे जाके आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जगती में भी जो इससे जूझ रही है, मतलब नायराना के खिलाफ केस लड़ना चाहती है। बट वो यही सोचती कि क्या ही होगा, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम आवाज़ उठा सके। तो इसलिए हमने आज मीडिया को बुलाया कि मीडिया के थ्रू हम ये अपनी आवाज़ आगे पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हमारे जैसे जितनी भी फैमिली जूझ रही है वो प्लीज़ आगे जाके स्टेप उठाए और हमारा साथ दें। पूनम कौल का साथ देते हुए बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना वालिद खोया है, किसी ने अपना फादर इन लॉ खोया है, या अपने करीबी जो रिश्ते हैं वो खोए हैं इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। वहीं पर हमारे साथ एक और माता जी हैं। माता जी नाम बताइए पहले अपना। चंचल जी, क्या कहेंगी, आप भी विक्टिम हैं नारायणा की, तो आपके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ जो है वो नारायणा में हुई है, क्या वजह रही और उसके बाद आप कहाँ कहाँ गई?
मैं कहीं नहीं गई, मगर वो उसको भूख लगी थी, भूख की वजह से वो मर गया। क्या वहाँ पर खाना नहीं दिया? नहीं दिया जाता है उसकी, इसी वजह जब हम वजह वही है, खाना खाने के लिए वो तड़प रहा था, भूख लगी थी, उन्होंने किया नहीं कुछ, डेथ हो गई फिर। और डायबिटीज पेशेंट था वो। अच्छा, नहीं प्रॉब्लम क्या थी जिस वजह से हॉस्पिटल गए? किडनी की प्रॉब्लम थी। किडनी। हम रोज जाते थे और आते थे यहाँ जम्मू से आप रोज कटरा जाते थे? रोज कटरा जाते थे। फिर हमने कहा, वो कहता नहीं मेरे से चला नहीं जाता, फिर हमने वहाँ किराया किया। लगभग कितनी देर आप वहाँ पर रुके? 1 साल में कह रही हूँ ना। पूरा 1 साल? 1 साल। अच्छा। 1 साल पूरा हम रहे, वो आते जाते थे। तो 1 साल में आपको क्या कुछ फर्क लगा? क्या वो बेहतर हो रहे थे या उनकी जो तकलीफ थी वो बढ़ रही? थोड़ा सा ठीक ही था, तो मगर उतना नहीं। डायलिसिस करके उसकी हालत खराब होती थी। अच्छा, खराब होती थी। नहीं पड़ता था। फिर 1 घंटा 2 घंटे लगते थे उसको, थोड़ा सा होश आ जाता था। फिर खाना वाना खाते देती हूँ मैं, उसके बाद में जब घर उसमें थोड़ा सा होश बैठता था। फिर तो घर में आपके कौन कौन है? मैं अकेली, मेरा घर वाला था और मेरे 2 बच्चे बाहर है। वो बाहर है, उनके बाद आप अकेले? हाँ, मैंने खुद घर वाले के दाह संस्कार किया, कुछ खुद जाके वहाँ संस्कार किया उसको। आपने खुद संस्कार? खुद रोती भी थी और कोई रिश्तेदार नहीं आया उस वक्त, कोई नहीं आया आगे। खुद मैंने उसको ले गई और फिर मैं अखनौर गई, उसकी वो क्या बताया, बस क्या करते। हमारे साथ अनमोल जी हैं। अनमोल जी, क्या कहेंगी? आपने कुछ अरसे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूनम कौल जी के साथ। क्या पूनम कौल जी के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उससे पहले भी मैंने इंडिविजुअली 4 साल पहले ही सेम आवाज़ उठाई थी, सेम चीज़ों को लेके, सेम मुद्दे थे मेरे उस टाइम पे भी। अगर हालात सुधरे होते तो शायद पूनम कौल आज इस तरीके से बाहर नहीं आती। जैसे मैंने अपने फादर को खोया कि पूछा नहीं गया, वेंटिलेटर पे डालने से पहले बताया नहीं गया क्या हुआ, अंदर ऐसा क्या कुछ चल रहा है कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है। एंड उसके बावजूद भी पूनम को सामने आना पड़ रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, अपना दर्द सामने ला रही है वो। मैं 4 साल के बाद फिर अपने वही ज़ख्म को रेत के बैठी हूँ। कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें सुधरी होती तो शायद आज हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 4 साल से लड़ाई लड़ रही हैं अपनी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, आप हर जगह गुहार लगा रही हैं इंसाफ की। क्या कहीं से आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? अगर कुछ हुआ होता तो मैंने वही कहा ना, अगर चीज़ें सुधरी होती तो पूनम को सामने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपना बाप खोया, मैंने वो दर्द झेला। अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को फ़र्क पड़ता तो शायद चीज़ें अभी तक सुधर चुकी होती ना। एक और बेटी अपना बाप नहीं खोती, ये एक बेटी अपना बाप नहीं खोती। सबसे मेन चीज़ है कि आखिर हमारी गलती क्या थी? उस हॉस्पिटल में जाना, ये हमारी गलती थी? शायद थी, तभी तो हमारे अपने गए और इस तरीके से गए जैसे उनको जाना नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, हमें पता ही नहीं चला कि वजह क्या रही। अगर आप किसी को कोविड पॉजिटिव दिखाते हैं, आपकी अथॉरिटीज़ के हिसाब से, मैं सवालिया निशान किसी पे नहीं लगा रही, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कोविड पॉजिटिव था इंसान, आपने उनको जी कोविड के अंडर उनका सब प्रोटोकॉल वगैरह करवाया, क्या उनके परिजनों का टेस्ट हुआ? क्या उनके परिजन क्वारंटीन हुए? क्यों? ये तो गवर्नमेंट रूल्स थे ना। ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो जस्टिफाइड नहीं है या जो मैं आउट ऑफ वे जाके कुछ पूछ रही हूँ या कुछ डिमांड कर रही हूँ। क्या आपने उनके टेस्ट करवाए उनके परिजनों के? कोविड के टाइम में आपके फादर की डेथ? जी बिल्कुल। अगर आपके हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट उनको कोविड नेगेटिव दिखाती है, दूसरी रिपोर्ट उनको पॉजिटिव दिखाती है, आप उनका कोविड प्रोटोकॉल्स के अंडर संस्कार करवाते हैं, तो उनके परिजन कहाँ गए? आपने उनको खुला छोड़ दिया बाकियों को कोविड पॉजिटिव करने के लिए? सबसे पहला सवालिया निशान यहीं पे, इन्हीं के कि मतलब वो कोविड पॉजिटिव थे, अगर मैं इन्हीं की बात मानूं। देखिए, जो इंसान मेरे साथ था, जिससे मेरे साथ खाया पिया, हाउ कम इट इज़ कि कोविड जैसी खतरनाक बीमारी दूसरे को नहीं लगी? ठीक है, चलो मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, मुझे नहीं हुआ कोविड, लेकिन क्या आपने टेस्टिंग कराई? क्या आपने नहीं? जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी भी जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट से फैमिली में से किसी का टेस्ट नहीं हुआ था उस टाइम, ना क्वारंटीन हुए? क्यों नहीं हुए? ये तो अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी थी ना। ये तो अगर वो गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट भेज रहे थे तो क्या था वहाँ पे उस टाइम पे? क्यों नहीं हुआ?
या उनको कोविड था ही नहीं तो इसलिए आप लोगों को लगा नहीं कि उनके परिजनों का भी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो जीते जागते ना अंदर कुछ चल रहा होगा, वो तो बाहर निकाल देंगे सारी बातें। क्यों? सिर्फ एक कोविड की बिना पर आपके जो पिताजी थे उनका इलाज करवाया गया नारायणा हॉस्पिटल में, जिसके बाद आपने वहीं पर उनको खो दिया, सिर्फ एक यही वजह थी या कोई और भी परेशानी, कोई तकलीफ थी जिसको लेकर? साल से वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। ही वॉज ऑन हीमोडायलिसिस, जो मेंटेन्ड हीमोडायलिसिस था। ही वॉज परफेक्टली फाइन, आ रहे थे जा रहे थे हम लोग, और पूरे साल भर में उनका इलाज चला, परफेक्टली चला। लेकिन हाइट ऑफ द हाइट ये रही कि सबसे बड़ी मेन जो आयरनी रही, अगर आपने ही उनको कोविड पॉजिटिव दिखाया, आप ही के रिपोर्ट में वो कोविड नेगेटिव ही थे, तो चल क्या रहा था अंदर? कौन सी गेम प्लानिंग आप कर रहे थे? कभी उनको नेगेटिव दिखा रहे थे, कभी आप उनको पॉजिटिव दिखा रहे थे। आपका ही अब माने कि वो पॉजिटिव थे, तो मुझे ये बताइए जो परिजन इमीडिएट कांटेक्ट में थे उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? मतलब आपने, एक तो वो चले गए वहाँ पे कोविड की वजह से, उन एज पर देयर रिकॉर्ड्स की कोविड की वजह से चले गए, तो आपने उनके परिजनों को बाहर छोड़ दिया कि जाओ लोगों को कोविड फैलाओ। कहाँ थे आप उस टाइम? आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? आपके साथ लोग कितना जुड़ रहे हैं? देखिए, लोग तो बहुत सारे जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं हर उस मीडिया चैनल का धन्यवाद करूंगी जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमारी आवाज़ को आगे लाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, कुछ फैमिलीज़ जम्मू से जुड़ी, कुछ फैमिलीज़ जम्मू के बाहर से भी जुड़ी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस शेयर किए। कुछ लकी लोग भी हमें इस दौरान मिले जो ज़िंदा बच के वहाँ से निकल गए। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको ज़िंदा बचाने के लिए, और वो हमारे साथ आके जुड़े। आज उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी। मैम देखिए, एक निष्पक्ष जांच हो, जहाँ सही को सही और गलत को गलत कहा जाए, जहाँ अच्छा हो रहा है उनके लिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इस आवाज़ उठाने के बाद क्या नारायणा की जो मैनेजमेंट है या नारायणा के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है, या उन्होंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की हमसे। लेकिन ये है कि जिस टाइम हम सामने थे वहाँ पर, उस टाइम हमें बताने की कोशिश नहीं की गई कि हुआ क्या पेशेंट को 1 घंटे के अंदर अंदर। मैंने अपने फादर को 16 तारीख को एडमिट करवाया 1 बजे, 4 बजे तक वो मेरे से फ़ोन पे बात करें, और 5 बजे मुझे हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का कॉल आ रहा है कि हम उनको वेंटिलेटर पर डाल चुके हैं। आपका कंसेंट भी ज़रूरी नहीं समझा गया ना। रीज़न तो वही है, क्योंकि कंसेंट लेने के लिए आपको बताना तो था कि उस 1 घंटे में अंदर हुआ क्या। जो इंसान पूरे होशो हवास में रह के बात कर रहा है, बता रहा है कि नहीं टेस्ट नहीं हुए, ये नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो उस 1 घंटे में उस इंसान के साथ अंदर क्या किया गया कि वो आपने उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया? क्या आपने कोई गलत मेडिसिन दी उस टाइम पे? क्या उनको कुछ गलत चीज़, कुछ ऐसा हुआ उनके साथ वहाँ पर कि जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, या क्या हुआ वहाँ पे? कुछ तो हुआ ना उस 1 घंटे में। वो जवाब नहीं दिया, तो आप आगे आके जस्टिफिकेशन देना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे डेथ रेट कम है। हाउ विल दैट केटर माई प्रॉब्लम? हाउ विल दैट केटर माई क्वेश्चंस? द क्वेश्चन was the same on the day 1 and it is same today, that if there is anything wrong going on, what are they doing with the people? Why a common taxpayer is dying over there? मेरे फादर साहब एक टैक्स पेयर रहे हैं जिंदगी भर, ही वॉज ए ऑनेस्ट पर्सन। उनको ऐसी मौत मिली कि घर वाले देख नहीं पाए, मेरी मदर देख नहीं पाई। मैं लास्ट टाइम उनसे, मैं हॉस्पिटल प्रीमिसेस में थी, मैं लास्ट टाइम उनसे बात नहीं कर पाई। क्या गलती थी हमारी? ऑनेस्ट होना गलती थी हमारी। आप लोग सबके लिए वहाँ पे उस टाइम जो एडमिट हुए सबके लिए आप लोगों ने गाने गाए, अपने हॉस्पिटल को बहुत अच्छा दिखाया। अगर वो कोविड पेशेंट थे जिनके लिए आपने गाने गाए, तब आपको डर नहीं लगा? और हमारे माँ बाप का इलाज करते हुए आपको डर लगा? क्यों? या आपको कोई शाबाशी नहीं मिलनी थी इसलिए? अगर वो कोविड पॉजिटिव थे, 13 तारीख को डिस्चार्ज क्यों किया? किसके लिए आपने बेड खाली करवाना था कि मेरे बाप को बाहर निकाला आपने? वो तो डॉक्टर के कहने पे ही, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं उनसे डिस्चार्ज लिया उनका। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप डिस्चार्ज करवा लो, हो गया सब कुछ, आप बिल पे कर लो और इट इज़ फाइन। तो वजह क्या रही? क्यों? या इसलिए कि हम लोग नॉर्मल एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो कोई सुनेगा नहीं हमारी कब तक? या उनको ऊपर से बुलाएं कि वो आके बताएं कि अंदर उनके साथ कितना कुछ गलत हुआ। आपके दुख का अजाला कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि आप जिस तरीके से
दर्द अपना बयान कर रही हैं, ये वही समझ सकता है जो जिसने अपना कोई खोया होता है। आप बहुत बहादुर हैं, आप 4 साल से लड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात जिस चीज़ के लिए मैं आज भी अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हूँ कि मुझे अपने फादर को नारायणा नहीं लेके जाना चाहिए था। शायद अगर वो घर में मरते ना, मेरी मदर उनको देख पाती लास्ट टाइम, जो नहीं देख पाई। और उसके लिए ना मैं अपने आप को कसूरवार मान रही हूँ। आई एम फीलिंग गिल्टी कि मैं आज भी उनको जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि वो क्यों अपने लाइफ पार्टनर को, जिनको उन्होंने खोया, उनको देख नहीं पाई। क्या गलती थी उस औरत की? क्या गलत किया था? क्या किसी डॉक्टर के साथ, क्या किसी मैनेजमेंट के साथ, या क्या किसी के साथ उसने गलत किया था, जबकि वो एक बार भी नारायणा नहीं गई थी? पहली बार मेरे फादर पहली बार ही, हम लोग मतलब इस 1 साल में हम पहली बार ही गए थे। हम लोग पहले कभी वहाँ पे नहीं, अपना इलाज नहीं करवाया था वहाँ से किसी ने भी। और इतना क्यों कि मतलब एक आम इंसान की तुम आवाज़ नहीं सुनोगे, किस लिए? अगर चीज़ें सुधरनी होती ना 4 साल पहले, जैसे मैं सामने आई थी, 4 साल के बाद वो बेटी नहीं ऐसे खड़ी होती। उसने भी अपने बाप का संस्कार अपने हाथों से किया, मैंने भी किया। मैं भी उस टाइम अपने फादर की बॉडी लेके नारायण से शास्त्री नगर लेके गई, वहाँ संस्कार किया, फूल उठाए अपने हाथों से, सब कुछ किया। जो एक बेटे का फ़र्ज़ था वो मैंने निभाया, और आई एम प्राउड कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ। लेकिन जहाँ एक फैमिली पूरी खड़ी हो सकती थी मेरे साथ, जहाँ एक फैमिली मेरे दर्द में मेरा साथ दे सकती थी, वहाँ पे मेरी मदर तक मेरे फादर को नहीं देख पाई। ये 3-4 फैमिलीज़ जो इस वक्त इंसाफ की गुहार लगाते हुए हर दर पर जा रही हैं, जिनका कहना है कि हमें कहीं से इंसाफ मिल जाए, कहीं से ऐसा हो कि नारायणा हॉस्पिटल में जो सब चल रहा है उसकी हकीकत क्या है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये विक्टिम्स सामने आए हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, हर जगह अपनी गुहार जो है वो लगा रहे हैं, ऐसे में इन दुखों का, इनके गमों का किस तरीके से अजाला होगा, ये देखना होगा। आई एम डॉक्टर विकास पादा, वर्किंग एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट इन नारायणा हॉस्पिटल कटरा। आज मुझे कुछ मीडिया पर्सन्स ने अप्रोच किया है रिगार्डिंग couple of press conferences that have been held in the press club of Jammu for the last couple of days, और उसमें कुछ families who lost their loved ones, their family members during treatment in Narayana Hospital Katra, वो आके अपने केसेस के बारे में बता रहे हैं और अपने grievances के बारे में बता रहे हैं। तो they told me कि हॉस्पिटल का वर्जन क्या है। तो हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल वर्जन है that will be given by hospital itself, being part of hospital. I just want to give this message that holding press conferences to highlight issues is okay, but इतनी डेप्थ में जाके allegations लगाना और वन साइडेड व्यूज जो लाइव भी किए जाते हैं, और क्योंकि पब्लिक में एक गलत मैसेज आ रहा है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन नारायणा हॉस्पिटल इज रॉन्ग। एज फार एज डेथ रेट और मॉर्टेलिटी रेट इज कंसर्न, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 1.3% का फिगर मॉर्टेलिटी रेट का नारायणा हॉस्पिटल कटरा का है। दैट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सोर्स, क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इशू करती हैं, और डेथ की फिगर्स को सप्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। वन नीड टू चेक द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड वन कैन फाइंड द डेथ रेट। और मैं फिर रिटेरेट करता हूं कि 1.3% ऑफ डेथ रेट is much better than the international standards, national standards भी नहीं, international standards। और दूसरा 1.3% डेथ रेट होने का मतलब ये है कि 100 पेशेंट्स का अगर इलाज होता है हॉस्पिटल में तो उसमें एक डेथ होती है, 200 का होता है तो 2 डेथ्स होती हैं, 300 का होता है तो 3 डेथ्स, 500 का तो 5 डेथ्स, 1000 का होता है तो 10 डेथ्स। तो दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यदि हम ऐसा करें कि कोई 5 लोग प्रेस को एड्रेस करना शुरू कर दें, बट व्हाट अबाउट दोज 995 पीपल आउट ऑफ 1000 जो कि
जो 990 पीपल जो ठीक भी हुए हैं। तो इससे हम एक राइट वर्जन नहीं आएगा इसका। केस टू केस बेसिस पे अगर कोई परेशानी हुई है, उसमें कोई उनको लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला है, उनको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो केस टू केस बेसिस पे इंक्वायरीज कैन बी डन। देयर आर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ. If they don't have faith in the redressal system of hospital, they can approach other authorities. There are courts in the law. They can file PIL, but there is a platform of doing that. I think press conference is not the right platform to do this thing. इससे जो है वो इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं आएगी। और मैं मीडिया पर्सन से भी अपील करना चाहूंगा कि वन साइडेड वर्जन, जैसे लाइव किया गया तो दिस इज जस्ट वन साइडेड वर्जन, दीज आर एलिगेशंस। और दूसरी साइड जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से आई थिंक उनको वो वर्जन लिए बिना दे शुडंट एयर दिस। मैं इसमें यही अपील करना चाहूंगा कि दोनों जब पार्ट्स आएंगे पब्लिक के व्यू में तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट